नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPSS अकेडमी में। और ज्योग्राफी की क्लास जो मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ से। आज हम लोग जो है चंद्रमा से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो है चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग चंद्रमा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव ने है जो चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो कब रखा था? वर्ष 1969 में पहला चंद्रमा पर मिशन गया था। दूसरा देखते हैं कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, जिसको शांति का सागर कहते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। आगे देखते हैं, कथन दिया हुआ है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। इसका रीज़न क्या है? इसमें जो दिया गया है कि चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका कथन सही दिया हुआ है और जो आपका कारण है वो गलत दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो इसीलिए जो है एक फलक दिखाई देता है पृथ्वी से। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। तो जब हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर जो बातचीत होती है तो वो हमारी किस तरीके से पहुँचती है एक दूसरे, वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उसके वजह से जो है हम लोग जो है एक दूसरे की आवाज़ जो है सुन सकते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है? देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा जो है उसके बीच में पृथ्वी आ जाए तो होता है चंद्र ग्रहण। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये रहा आपका चंद्रमा, और इसके बीच में जब आ जाती है पृथ्वी तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है तो उसको क्या बोला जाता है? पूर्ण चंद्र, यानी कि फुल मून बोला जाता है। इसमें 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी क्या फैक्टर था, यानी कि क्या कारक था? तो चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभोग फुल पैरिजी जो है पर होना। यानी कि वही बात है कि किस लिए जो है सबसे अधिक चमकदार क्यों दिखा था? क्योंकि वो जो है सबसे नज़दीक आ गया था उस समय पृथ्वी के। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो कोण होता है 90 डिग्री। सौर मंडल में चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है? जब एक ही महीने में, यानी कि एक ही माह में दो पूर्णिमा या एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तो उस घटना को बोला जाता है ब्लू मून परिघटना। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्या घट जाता है? भार घट जाता है। मैचिंग का क्वेश्चन है। तो ग्रह क्या है? यूरेनस क्या है? ग्रह है। चंद्रमा है उपग्रह। हेली क्या है? हेली है पुच्छल तारा। और मैरिनर क्या था? कृत्रिम उपग्रह यान जो भेजा गया था। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो ये कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि मंगल और बृहस्पति, जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह है की कक्षाओं के बीच, यानी कि इन दोनों ग्रहों के बीच में जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो शैल, यानी कि जो चट्टान होती हैं, उनके जो छोटे टुकड़े होते हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह के विषय में और हम लोग जानकारी देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, यानी कि टुकड़े हैं। अधिकांश जो क्षुद्र ग्रह हैं छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास, जो टुकड़े हैं उनका व्यास कितना है? 1000 किलोमीटर तक जो है उनका व्यास है कुछ टुकड़ों का। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, इनको एस्ट्रॉइड भी बोला जाता है, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो किनके? मंगल और बृहस्पति के मध्य में, यानी कि बीच में ये पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं, यानी कि प्लेनेटॉइड हैं, जबकि जो धूमकेतु है वो हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। तो धूमकेतु किससे निर्मित होते हैं? गैसों से। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? वो चट्टानी, यानी कि चट्टानी टुकड़ों से, मलबों से, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं।
धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो धूमकेतु में क्या होता है, पीछे आप एक जो है आपको चमक यानी कि रोशनी सी दिखाई देगी उनकी, जैसे कि जब वो निकलता है तो पीछे से अपने रोशनी करता हुआ जाता है, और क्षुद्र ग्रह में ये घटना नहीं होती। धूमकेतु एवं उल्का के बारे में हम लोग जानकारी अब देखेंगे। तो धूमकेतु की जो पुच्छ है वो सूर्य से परे होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर भैज्य दाव डालते हैं, जिससे उसकी पुच्छ जो है सूर्य के दूर छिपतित होती है। आगे देखते हैं कि हेल-बॉप नाम है। तो हेल-बॉप किसका नाम है? ये पुच्छल तारा, जिसको धूमकेतु, देखिए धूमकेतु को क्या बोल सकते हैं, पुच्छल तारा भी बोल सकते हैं। तो हेल-बॉप किसका नाम था? धूमकेतु का। शूमेकर लेवी 9, धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था, तो ये जो धूमकेतु था जिसका नाम था शूमेकर लेवी 9, ये किससे टकराया था? बृहस्पति से टकराया था। उल्का है तो मीटियोर क्या होता है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल प्रविष्ट हुए जो द्रव्य का अंश होता है उसको उल्का बोलते हैं। चलिए पृथ्वी के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश की बात करेंगे पृथ्वी में। तो 91 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से वो जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह क्या है? तो इसमें क्या हो सकता है? 45 डिग्री दक्षिण जो है सही हो सकता है। अब ये क्यों सही हो सकता है? चलिए देखिए अक्षांश, देखिए अक्षांश जैसे कि ये ग्लोब हो गया, ठीक है, देखिए ये हो गया ग्लोब, ठीक है। तो इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो देखिए पृथ्वी पर इस तरीके की जो लाइनें खींची जाती हैं तो इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। तो ये आपको किस तरीके से मिलेंगी? या तो आपको उत्तर, ये मान लीजिए आपकी ये 0 डिग्री हो गई, ठीक है, 0 डिग्री के आप ऊपर जाएंगे तो उत्तर बढ़ते चले जाएंगे, नीचे आएंगे तो दक्षिण बढ़ते चले जाएंगे। तो यही इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 91 डिग्री उत्तर, तो 91 डिग्री उत्तर क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर सबसे अधिक कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? 90 डिग्री। तो इस चक्कर में जो है ये गलत हो जाएगा। आप 45 डिग्री पूरब की बात करें तो पूरब जैसी कुछ यहाँ पर होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण सिर्फ रेखाएं होती हैं। 45 डिग्री दक्षिण पर जो है आप जा सकते हो, इसलिए आपका क्वेश्चन 45 डिग्री दक्षिण सही मानना। और 91 डिग्री पश्चिम भी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में काउंट करी जाती हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद वृत्त होता है तो क्या बोला जाता है? उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो वही बात है कि जो ये इस तरीके का सबसे बड़ा वृत्त कौन बनेगा? सबसे बड़ा वृत्त ये वाला बनेगा। तो ये वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। प्रधान याम्योत्तर यानी कि ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अंध महासागर में। अंध महासागर किसको बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन को। शून्य अंश जो है अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं गिनी की खाड़ी में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एवं रोग में से कौन सा दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो अक्षांश के देखिए, जब आप अक्षांश रेखाओं को अच्छी तरीके से जानकारी कर लेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन सा स्थित है। तो रोम जो है ये सबसे उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। चलिए अब हम लोग देशांतर की बात कर लें। तो देशांतर में क्या होता है? ये जो आपकी खड़ी वाली लाइन होती है इनको बोला जाता है देशांतर। चलिए देखते हैं कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? 2 घंटा आगे है। कहाँ से? ग्रीनविच से। तो कहाँ पर स्थित होगा? ये है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपकी हो गई, ये जो बीच की रेखा हो गई इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है ग्रीनविच यानी कि यूके से गुजरती है, ठीक है। ये मान लीजिए यूके से गुजरी। अब 30 डिग्री पूरब में जाना है, तो पूरब कहाँ? देखिए आप इस तरफ बढ़ेंगे, ये इस तरीके से आपको लाइनें मैंने बता दी हैं, ठीक है। जब आप ये हो गई मेन, अब पूरब किधर है? इस तरफ आप बढ़ेंगे। तो पूरब की तरफ जब बढ़ेंगे तो 30 डिग्री जब पूरब पे आएंगे तब 30 डिग्री आप मान लीजिए यहाँ पर पूर्वी देशांतर पर आ गए। तो यहाँ पर जो समय है उससे 2 घंटा आगे दिखाता है। क्या 2 घंटा आगे की बात कर, यहाँ पे पूछा गया 2 घंटे आगे है तो वो स्थान कितने डिग्री पर? यहाँ पर पूछा गया देशांतर कौन सी रेखा होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन से अगर आप 2 घंटे आगे जाएंगे तो क्या होगा? देखिए आपको जो 1 घंटे में कितने जो है 1 घंटे में है 15 डिग्री अक्षांश का अंतर आ जाता है। अब 2 घंटे में कितना आ जाएगा? 30 डिग्री अक्षांश का अंतर आ जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है 2 घंटे में कितना आगे पहुँचाएंगे? यहाँ से जो है 30 डिग्री पूरब में पहुंच जाएंगे।
चलिए दूसरा देखते हैं कि जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में मध्याह्न हो, यानी कि 12 बजे हुए हों, तब प्रातः के 6:30 कहाँ पर बजे होंगे? तो वही है 0 डिग्री देशांतर पर बजे होंगे, कहाँ पर? यूके में बजे होंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे यूके में कहाँ पर होता है 0 डिग्री पे होता है। आप उसी तरीके से एक एक घंटे करके 1 घंटे में 15 डिग्री बढ़ा के आप देखेंगे, जब आप 82.5 डिग्री पे पहुँच जाएंगे तो आपका जो टाइमिंग का गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 घंटे का। चलिए आगे देखते हैं कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच में समयांतर कितना होगा? 6 घंटे का होगा। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो अच्छा आंसर देशांतर हो गए तभी आप निकाल सकते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, यानी कि वही 12 बजे है, तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, तो वह जगह अवस्थित होगी कहाँ पर? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल दिए, तो उस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। वह देशांतर जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। देखिए वही बात है कि ये जो बीच वाली आपकी रेखा हो गई अक्षांश वाली, इसको 0 डिग्री और 180, देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री सेम रेखा होती है। अब मान लीजिए अब इधर से आप करेंगे तो 0 डिग्री, जब उधर से घूम के जब आती है तो यही हो जाती है 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी यानी कि नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी यह है, तो यह है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। तो किसी भी स्थान का आप देखना है तो बीच का एवरेज, आप उसका जो भी क्षेत्रफल है तो उसको बीच का जो एवरेज होगा, तो बीच में आप रेखा खींच लीजिए, उस रेखा के माध्यम से जो है वहाँ का टाइम डिसाइड होता है। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, तो जो 0 डिग्री बात करें तो किन किन देशों से? कुल 9 देशों से गुजरती है। तो कौन कौन से हो गए? यूके हो गया आपका, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड, लिस्बन में से जिनका समय जीएमटी के समान है, यानी कि वही बात है कि 0 डिग्री पर कौन कौन से स्थित है? तो अक्रा, डबलिन और लिस्बन, इनका समय समान होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि ग्रीनविच माध्य समय से आगे एवं पीछे की क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय का सही क्रम देख लेते हैं। तो जापान की बात करें, देखिए ऐसा, ये पूरब से आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो इनका आपको सबसे पूर्व में कौन है? जापान, उसके बाद में कौन आएगा? इराक, उसके पश्चिम, इराक के पश्चिम में ग्रीस आएगा यानी यूनान, और इसके पश्चिम में आएगा क्यूबा, और उसके पश्चिम में आएगा कोस्टा रिका। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। तो जब IST यामोत्तर यानी कि मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो उस स्थान का देशांतर होगा कितना? 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, बस मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। बार बार एक ही क्वेश्चन में मैं फिर से समझाऊंगा तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को नहीं समझ अगर, तो आप कमेंट करिए, तो मैं दोबारा से कल अगले वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें निकालना बता दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे जो है एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में जो है 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे जो है शाम को पहुंचा, तो नगर का देशांतर कितना होगा? 87 डिग्री पूरब। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको दिनांक रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। कथन देखते हैं कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से जो है 12 घंटे का अंतर होता है। तो तिथि निर्धारक रेखा जो है 180 डिग्री पर देशांतर पर स्थित है, इसीलिए जो है कितना अंतर आ जाएगा? 12 घंटे। अब 0 डिग्री से आप आगे बढ़िए 180 डिग्री पे जाएंगे तो 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री के हिसाब से आप काउंट करिए 1 घंटे में, तो जब 12 तो आपको कितना जाना है आगे? 180। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना पहुंच जाएंगे? 12 घंटे का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर 2 स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी नहीं होती, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यानी कि उल्टी कर दी जाए, अभी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो पूर्व से अगर पश्चिम घूमने लगे, तो जो
तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगी तो भारतीय मानक समय पर कितना बजा होगा? 6:30 बजा होगा। अभी क्या कंडीशन है, जब मानक समय रेखा पर जब 6:30 बजते हैं तब भारत में 12 बजते हैं, तो इस तरीके से ये उलट जाएगा। जब जल डमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है तो कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है रशिया और बात करें अमेरिका के बीच में, साइबेरिया वाला जो, या फिर कैलिफोर्निया के पश्चिम में जब जाएंगे, और रूस की जो है बेरिंग जो जल डमरू मध्य वहाँ पर ये पड़ता है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। तो किसको बनाना चाहिए? देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। अक्षांश को तो जब जाओगे तो जब क्रॉस करोगे तो ये जो खड़ी रेखा होती है देशांतर इनको बोला जाता है, तो पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो इनको ही आधार बनाना चाहिए। और किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है, मान लीजिए सुबह 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर जो है कितने बजे है? 3 बजे है। तो उस जगह की देशांतर स्थिति कितनी होगी? 45 डिग्री पूर्व। अब कितने का अंतर आया? 3 घंटे का। 3 घंटे का जब अंतर आया है तो 3 घंटे में कितना आगे बढ़ जाएगा? 1 घंटे में 15, तो 3 घंटे में कितना? 15 से आप 3 का गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई बराबर कितना? 45 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्ष चंद्रमास मानक समय एवं दिवस में से कौन सा समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो प्राकृतिक इकाई मानक समय नहीं है, क्योंकि ये जो है मनुष्यों के द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए विषुवत रेखा पर हम लोग आ जाते हैं, यानी कि विषुवत रेखा को ही देखिए भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? यहाँ पर आपकी हो जाएगी तो 40,090 किलोमीटर आपकी टोटल इसकी लंबाई है। भूमध्य रेखा देखिए गुजरती है तब कितने देशों से गुजरती है? तो ये टोटल 13 कंट्री से होकर गुजरती है। उनके नाम भी आप लोग चलिए एक बार देख लीजिए कि साओ टोम और प्रिंसिप, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। देखिए जब आप लोग ज्योग्राफी कहीं से भी पढ़िए, या मुझसे पढ़िए या कहीं और से पढ़िए, तो आपको मैप सामने रखना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको ये 13 देश गिनाए, तो आपके सामने जब मैप में ये चीज़ें, ये कंट्री सब टोटल दिखेंगी तो आपको याद करने में जो है आसानी हो जाएगी। तो देखिए अगले वीडियो से आप लोग जो सभी लोग जो है वो आप मैप सामने रखेंगे। तो अभी वर्ड चल रही है तो आप वर्ड का मैप सामने रखिएगा, तो उससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो वो कौन सा होता है? भूमध्य सागर। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा अवस्थित है? तो सिंगापुर देखिए सर्वाधिक निकट है किसके? भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? वो अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। चलिए अब हम लोग कर्क एवं मकर रेखा पर आ जाते हैं। मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? तो होता है 43 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है तो किन किन देशों से गुजरती है? चलिए देख लेते हैं। तो ये गुजरती है हवाई द्वीप यूएसए से, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, माली, मॉरिटानिया और नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से होकर ये जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग मकर रेखा देख लेते हैं कहाँ से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा कितना अक्षांश होता है? तो कर्क रेखा का होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे क्या होता है? मकर रेखा। और भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश होता है, सभी को पता है। चलिए मकर रेखा से देखते हैं तो कहाँ कहाँ से गुजरती है। पहले ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी कि फ्रांस की जो कॉलोनी, और टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब की जो है विकसित हो जाता है। तो मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें जब लंबवत चमकती हैं तो भारत के उत्तर पश्चिम में जो है उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ये बात आप याद रखिए। चलिए दिन और रात से संबंधित देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए विषुव हो गया या फिर इक्विनॉक्स
ये कौन सी घटना है जब रात और दिन की अवधि सेम हो, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो। तो ये कौन कौन सी तिथियाँ होती हैं, देखिए 20-21 मार्च बोल सकते हैं, और इसको 22-23 सितंबर, ये वो दिन होते हैं जब आपको 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। वर्ष भर जो है रात और दिन बराबर होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर देखिए ये घटना हमेशा ही चलती रहती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर। देखिए जब भी कभी आ जाए आपको 12 घंटे का दिन, जब ऑप्शन में विषुवत और भूमध्य दिख जाए तो आप सीधे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही 12 घंटे का दिन एवं रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 या 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन कब होगा, या 20 या 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा तो वही उसी डेट को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा, 22 दिसंबर। वह तिथि जिसमें दोपहर को आप अपनी छाया सबसे छोटी देखेंगे तो कौन सा दिन होगा, तो वो होगा 21 जून। जून की 21वीं तारीख को क्या होता है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। जो सूर्य होता है वो उत्तर ध्रुवीय वृत्त के क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। चलिए अब हम लोग जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास के बारे में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं देख लेते हैं कि वह विद्वान जिसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों और धूल के कणों से हुई है। तो किसने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैस एवं धूल कणों से हुई है, तो वो विद्वान है ओशमिड इनको बोलते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं तो वह कौन सी विधि है, उसको बोलते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि। महान जो हिमयुग था उसका संबंध कौन से युग से था, तो उसको बोला जाता है प्लीस्टोसीन युग से। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना गया, तो किसको माना गया, टाइम पीरियड क्या था जब लघु हिमकाल का, 1300 से जो है 1870 ईस्वी के मध्य का जो काल है उसको लघु हिमकाल बोलते हैं। डायनासोर का काल क्या था, जो डायनासोर जीव थे तो उनका टाइम पीरियड हम लोग देखें तो जुरासिक कल्प यानी कि 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ एवं 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व जो है समाप्त। ये जुरासिक काल वही डायनासोर का काल था। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है, विवर्तनिक प्रक्रिया जिसको बोला जाता है। विवर्तनिक थ्योरी जो होती है इसी के द्वारा विद्वानों ने सिद्ध किया है कि महाद्वीप अलग हुए हैं। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप जिसको गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। तो भारत किससे अलग हुआ था, भारत जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। तो इसमें कौन, गोंडवाना लैंड में पूछा गया था कौन कौन शामिल है, तो भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें जो है शामिल थे गोंडवाना लैंड में। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसको क्या बोला जाता था, पैंजिया। जब हमारी जो पृथ्वी की जो स्थल मंडल है ये सब जब जुड़ा हुआ था तो उसको क्या बोला जाता था, पैंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का भाग क्या क्या नहीं, ग्रीनलैंड हो गया, यूरोप हो गया, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये जो है गोंडवाना लैंड के भाग नहीं थे। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय जीवाश्मी साक्ष्य का काल मिला है। तो जीवाश्मी साक्ष्य का काल सबसे पहले कब मिला था, तो लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व मिला था। मतलब कि इतना पुराना मिला था जब कार्बन डेटिंग विधि से ये सब चीज़ें जो है पता की गई। वे घटनाएं जिससे जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, तो कौन सी घटनाएं थीं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया, तो महाद्वीप का विस्थापन एवं जो है हिमानी का चक्र। बलन क्रिया परिणाम है, तो पर्वत जो है बलन निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार, जो पृथ्वी का जो परत ऊपर जिसको क्रस्ट बोलते हैं, तो उसमें जो है परिवर्तन किस तरीके से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे आता है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वारा, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिवहन। इन घटनाओं से जो है हमारा स्थल मंडल है इसकी आकृति में परिवर्तन आता रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन दिया है कि जमाव एक तरफ और उनके काल। तो सिहावल जमाव किससे संबंधित था, ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित, पटपरा जमाव मध्य पुरापाषाण काल में, और बाघोर जमाव उच्च पुरापाषाण काल, और खेतौनी जमाव जो है लघु पाषाण काल से संबंधित था। कालानुक्रम व्यवस्थित करने का जो है दिया गया। तो सबसे पहले क्या आए थे, कवच वाले जीव आए थे, उसके बाद में पहला कीट आया, उसके बाद में विकास हुआ पहला सरीसृप का, और उसके बाद में लास्ट में आया था पहला स्तनधारी। राजस्थान मरुस्थल जो है अथवा थार मरुस्थल विस्तार है किसका, प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का।
तो आज का वीडियो यहीं पे। देखिए ज्योग्राफी थोड़ी सी टेक्निकल होती है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है मैं भी कहूँगा, क्योंकि ये आपको जो डिटेल क्लास होती है वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आती है। यहाँ मेरा फोकस जो है आपका रिवीजन करवाने पे है, तो इस तरीके तो रिवीजन की वजह से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं समझा सकता है, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको डिटेल क्लास में ही समझाई जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।